हाँ, गुड इवनिंग। चलिए आवाज मैं शुरू करता हूँ, सब लोग लेट से आते हैं। बताइए, आवाज आ रही है? मानस जोशी, सबको आवाज क्लियर है? तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी को एनालाइज किया, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद E/m रेशो कैसे निकालते हैं, सिलिकॉन ऑयल्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, ये हम लोगों ने जाना। चलिए अब टॉपिक डालिएगा, हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। टॉपिक डालिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। गौर से सुनिएगा, जब इसके बाद मॉडल ऑफ एटम जस्ट पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर हो गई थी। गौर से सुनेंगे, ये बात क्लियर हो गई थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है भाई। प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी, और इलेक्ट्रॉन भाई नेगेटिव चार्ज जब है तो भाई एटम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा। दैट द रीजन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो क्वेश्चन आया कि सर फिर न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो चैडविक एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने न्यूट्रॉन दिया। तो गौर से सुनिए, ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए कि स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों हुई। तो इसलिए हुई कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का रिलेशन सही नहीं आ रहा था। दोबारा आई कैन रिपीट अगेन। चैडविक ने ये देखा कि भाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का रिलेशन किसी भी एलिमेंट का सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक जरूर कोई थर्ड पार्टिकल होगा जिसका पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसलिए इसका नाम देखिए न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। इसलिए आप पढ़ते हैं ना, जो बाद में आप पढ़िएगा, जो आप पढ़ भी चुके हैं 9th 10th में, कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यही दोनों का सम मास नंबर कहलाता है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ी। कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी से मामला खत्म हो जाना चाहिए, फिर भी न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप यही कहिएगा बिकॉज के दिस नो करेक्ट रिलेशनशिप प्रेजेंट बिटवीन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। उसको मैच करने के लिए चैडविक ने कहा कि जरूर एक थर्ड पार्टिकल भी होगा जो एटम के अंदर है, लेकिन ये न्यूट्रल होगा। बताइए न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबको समझ में आया या नहीं आया? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का रीजन सबको समझ में आया? हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, चलिए अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो जल्दी जल्दी लिखिए। चैडविक लिखना शुरू कीजिए। चैडविक bombarded the हाँ, bombarded the thin sheet of beryllium with अल्फा पार्टिकल। आज अल्फा पार्टिकल को दोबारा भी पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला बता दिया था, ये अल्फा पार्टिकल होता है। देन he found that a new particle
which is neutral and having mass slightly greater than proton emitted। ये है उनका कंसेप्ट। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, बेरिलियम 94 पर अल्फा पार्टिकल का जब रिएक्शंस कराया गया तो कार्बन 12 6 प्लस 1 0, तो यही ना, ये एटॉमिक जीरो चार्ज है। तो इस रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस नहीं कहेंगे, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन। इससे, इस रिएक्शन से बहुत सारी बातें साबित हुई। डाल्टन्स ने कहा था कि एटम कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देखिए बेरिलियम और हीलियम का रिएक्शन क्या, देखिए कार्बन बन गया। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट में होता है वही प्रोडक्ट में बनता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड। लेकिन ये बैलेंस, आप ये मत समझिएगा ये अनबैलेंस है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसी रिएक्शन से भी बाद में ये साबित हुआ था कि आप एटम बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन हुआ, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। बताइए आया सबको समझ में? जी युवराज, कुंद्रा, तुफैल, खसपाल, मानसविन, आप लोग लेट से आए हैं, क्या समझ में आया यहां तक? बीई बेरिलियम है, तुफैल बेरिलियम। अभी आसान तक चलेगा, नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ना है किसी को। नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल अप्रोच, न्यू ये सब 9th 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। चूंकि सिलेबस में है इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। और कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, अभी मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, इसीलिए नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ेंगे, फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? लिख लिया आप लोगों ने? बताइए। एमन, गौरव, मानस, विनशा, जोशी, खसपेल, तुफैल, युवराज, जूबिया। हाँ कोई बात नहीं खसपेल, लिखिए आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। मैं इसलिए सबसे पूछता रहता हूं, मैं पूछ के ही मैं आपको इरेज करूंगा, कोई बात नहीं, आप आराम से लिखिए। अब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइएगा, अनम्यूट मैं कर देता हूं सबको। तो आप मैसेज लिख दीजिएगा, सबसे अच्छा मैसेज लिख दीजिएगा कि सर मैं अनम्यूट कर दीजिए, कुछ पूछना है। चलिए अब मैं इरेज कर दूं, डन, थैंक यू। चलिए अब देखिए, वेरी गुड। तो अब गौर से सुनिएगा सारे लोग, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ लिया, समझा? अब आइए अब हम डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम से पहले
कुछ बातें हैं, या पहले मैं आपको बताता हूं आपको मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ना है, तो कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। उसके बाद मैं एक चार्ट बना के आपको करूंगा, गौर से सुनिए। पहली बात, लिखना नहीं है अभी आपको, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक आप पढ़ेंगे जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन सिलेबस में है, पढ़ेंगे। दूसरा गौर से सुनिए, उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके माइंड में जो कुछ क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तीसरा जो मॉडल आया वो बोर्स मॉडल आया, और अब तक जो माना गया है वो है वेव मैकेनिकल, कि आपके माइंड में कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो, कि इस सब में क्लियर होगा, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लेकिन सारे लोग इस बात को जानिए अच्छे से, एकदम कॉमन लैंग्वेज में, रदरफोर्ड के बाद जस्ट हम लोग बोर मॉडल नहीं पढ़ेंगे। रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जो कल के क्लास में आपको आएगा, या जो नेक्स्ट क्लास में अभी रखूंगा आपके लिए स्पेशल, तो वही क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल तब आया। अब बोर्स मॉडल में न्यूमेरिकल बहुत आएगा, इसलिए आपको ये मत, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि अरे शुरू का 9th-10th का है, नहीं। थॉमसन रदरफोर्ड तक आपने पढ़ा है, बोर मॉडल भी पढ़ा होगा, लेकिन 11th का बोर मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। रदरफोर्ड के बाद हम बोर मॉडल जस्ट, उसी तरह अभी मैं थॉमसन लिखाऊंगा, रदरफोर्ड से पहले रदरफोर्ड ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। पहले ये लिस्ट लिख लीजिए आप लोग, पहले ये सारे लोग लिस्ट लिख लीजिए। लिख लिया? बताइए कि ये पूरे चैप्टर में 4 मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। अब आइए पहला पढ़ लेते हैं, चूंकि ये बहुत आसान है। टॉपिक डालिए सारे लोग, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये तो आप सारे लोग जानते होंगे, जिसको पलम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, लेकिन फिर भी है, आप लिख लीजिए, पलम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। लेकिन हम बुकिश वर्ड के अलावा, बुकिश की लैंग्वेज के अलावा एक 2-3 लैंग्वेज और लिखाएंगे, जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि एटम is a sphere in which positive charge are uniformly, this line is important, distributed. And जिस तरह तरबूज वगैरह में बीच बीच में सीड्स रहते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in electrons are embedded between them। बताइए, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझा? लेकिन सबसे पहले वही रदरफोर्ड ही ने कहा था
थॉमसन ही ने कहा था कि बीच के एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये बना लीजिए। अब इससे उन्होंने क्या साबित किया? उस वक्त के लिए यही बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, उस वक्त के लिए यही बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी कि एटम इज अ स्फीयर in which positive charge are uniformly distributed and electrons are embedded between them। इन्हीं के बाद से ये साबित हुआ कि एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हुए। ऑब्वियसली बाद में साबित हुआ नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये इंफॉर्मेशन दिया, यही उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बताइए, ये तो पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये सब 9th 10th में पढ़ चुके हैं। जल्दी बताइए। हर्षिद, हेलो, हाउ आर यू? हाँ, ये सब तो आसान है, मिटा दूं, लिख लिया आप लोगों ने? अब आइए ड्रॉबैक को पढ़ लेते हैं। पहला ड्रॉबैक में जो एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि पहला ड्रॉप ये, इट इज फिजिक्स की लैंग्वेज, इट इज स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक का मतलब अभी जस्ट आपको आगे वाली लाइन से समझ में आ जाएगा। इट इज स्टैटिक मॉडल विच डू नॉट reflect the मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फिजिक्स में स्टैटिक का मतलब रेस्ट, मूवमेंट, ये लैंग्वेज पर एकदम कमांड कर लीजिए। इट इज ए स्टैटिक मॉडल विच डू नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, it consider mass to be spread spread over मतलब यूनिफॉर्मली है, एक पॉइंट पर फिक्स्ड नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा आपको जो बताया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट कुड नॉट explain the stability of atom। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इट इज a static model which do not reflect the movement of electron। it consider mass to be spread over the atom, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बाद में साबित हुआ कि नहीं, एटम का मास एक स्मॉल एरिया पर ही कंसंट्रेटेड है। बताइए, ये तीनों लैंग्वेज सबको समझ में आया या नहीं आया? ये तीनों लैंग्वेज सबको समझ में आया या नहीं आया? बताइए। हर्षिद, अच्छा, यश, यश आ गए हैं क्या? हर्षित कुछ तो बोलिए। गौरव साहू,
अच्छा मैं भूल जाऊंगा, आप लोग पहले, मैं सबको अनम्यूट करता हूं। क्या कल 10:30 PM 10:30 AM में फ्री हैं आप लोग? ऑल स्टूडेंट आर फ्री एट 10:30 AM टुमारो प्लीज? नो सर। हाँ, नो सर, सर आई हैव माय आपका ना आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। सर मेरी क्लास डिस्कशन है कितने, किस टाइम पे? सर, 10:30 से शुरू है और लाइक 2-3 घंटे चलती है। 10:30 बजे फिजिक्स की है? नहीं सर, वो उसके लिए अपॉइंटी सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट काउंसिल। अच्छा स्टूडेंट काउंसिल, अच्छा चलिए। अच्छा संडे को क्या टाइमिंग है? संडे को कोई फ्री है आप लोग? संडे फ्री है सर। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, मंडे ही को आइए। मंडे को हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास का डेट फिक्स करेंगे। मंडे को ही क्लास होगी और मंडे को हम लोग नया एक एक्स्ट्रा क्लास का मैं टाइमिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए मंडे ही को सारे लोग आएंगे। हाँ चलिए, चलिए अब आइए, आप गौर से सुनिए, टॉपिक डालिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक डालिएगा आप। नंबर 1, सारे लोग गौर से सुने, मैं पहले सुनाता हूं, गौर से सुनिएगा कि रदरफोर्ड मॉडल से पहले 4 से 5 साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च किया, पहले उसको जानिए। उसमें एक साइंटिस्ट का नाम था, लिखना नहीं अभी, रॉन्जेन। रॉन्जेन ने एक्सरेज के बारे में बताया था, जो एक्सरेज हम मेडिकल ट्रीटमेंट में लेते हैं। गौर से सुनिएगा, अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, 5 मिनट सुनिएगा। मैं चाहता तो मैं रदरफोर्ड डायरेक्ट लिखा था, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए एकदम हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि उससे पहले कुछ जो रिसर्च हुआ उसको पहले जानिए कि रॉन्जेन ने एक्सरेज के बारे में बताया। कैसे बताया वो मैं लिखाऊंगा आपको। तो ये है, आपको मालूम है कि एक्सरेज की पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर जाकर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना। रॉन्जेन ने बताया था। नंबर 2, उसके बाद कुछ सालों के बाद, गौर से सुनेंगे अच्छे से, बैकुरल एक साइंटिस्ट का नाम है, हेनरी बैकुलर। उन्होंने कहा, अभी लिखना नहीं है, कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आप ऑन इट्स ओन रेडिएशन इमिट्स करते हैं। उस रेडिएशन का नाम है अल्फा बीटा गामा, जो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखिए, इसीलिए आप पढ़ते हैं रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अल्फा पर रिसर्च किया था, तब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए याद रखना है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, हेनरी बैकुलर ने ये कहा कि सर्टेन एलिमेंट्स emits radiation on its own, which radiation is called alpha beta gamma. This is very dangerous. एटॉमिक बम इसी से बनाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय, देखिए गौर से सुनिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की थ्योरी डेवलप्ड बाय रदरफोर्ड, जो मैं लिखूंगा, मैरी क्यूरी, नाम याद ना भी रहे कोई बात नहीं है, समझा कि नहीं? यानी 4-5 साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को डेवलप किया। इसीलिए और खासकर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का पर रिसर्च कर इसी का इस्तेमाल उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। तो मैं इस पॉइंट को आपको लिखा रहा हूं, समझा कि नहीं? मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, समझा कि नहीं? सोडी, रदरफोर्ड, उन्होंने हेनरी बैकुलर के कंसेप्ट को डेवलप किया।
तो इसलिए याद रखना है कि कोई भी पूछे क्या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आ गई थी, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। समझा कि आपको एक एक चीज पूरी क्लियर हो। और मैं एक बहुत जबरदस्त फ्लो चार्ट बनाऊंगा, अभी नहीं, पूरा डाल्टन से लेके फ्लो चार्ट, कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो बताइए इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट सारे लोग लिखिए कि आपको और अच्छे से समझ में आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, उन्होंने कहा, समझा कि नहीं, पहले तो एक्स रेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए सारे लोग। व्हेन, सारे लोग लिखिए, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मटेरियल, गौर से सुने, स्ट्राइक द मटेरियल, मटेरियल का मतलब मेटल शीट, कहाँ, गौर से सुनिएगा, इन कैथोड रेज ट्यूब, इन कैथोड रेज ट्यूब। याद रखिए रदरफोर्ड से पहले ये जानना जरूरी है, कैथोड रेज ट्यूब। तो क्या किया, तो आपको मालूम है प्रोड्यूसेस रेज। कैसे पता चला, विच कॉजेज, कैसे पता चला, विच कॉजेज, आपको मैंने बताया था, फ्लोरेसेंस, समझा कि नहीं, फ्लोरेसेंस, स्पेलिंग सही है, फ्लोरेसेंस, देख लीजिएगा स्पेलिंग सही है भाई, यस या नो, फ्लोरेसेंस सही है सर ES होता है, ई, हाँ नहीं लास्ट RENERES। एक मिनट, ये जो है ना फ्लोरेसेंस, ये सर एस ई होगा, N नहीं आता, N नहीं आता बीच में। अच्छा एन नहीं आता, सर यहाँ नहीं, सर यहाँ नहीं, REN वाले अच्छा में। हाँ वो गलत हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुकिए रुकिए, मैं उसको साफ से लिखता हूँ। हाँ ये गलत है, फ्लोरेसेंस ये हुआ, अब सही है, यस सर। चलिए ठीक है। तो मैंने लिखा है व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मटेरियल, मतलब मेटल शीट इन कैथोड रेज ट्यूब प्रोड्यूसेस रेज, कैसे पता चला, तो विच कॉजेस फ्लोरेसेंस ऑन फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक। सेकंड पॉइंट, तो रॉन्टजेन, गौर से सुनिएगा, रॉन्टजेन डिड नॉट नो द, एक मिनट, did not know the nature of radiation। देखिएगा आगे का लाइन आपको समझने में आसान, did not know the nature of radiation, therefore, देखिएगा आगे का लाइन, it is, अच्छा मैथ में आप मानते हैं ना, कभी कभी मान लेते हैं ना, जब कोई वैल्यू नहीं आती है तो x मान लेते हैं कि नहीं, यस या नो, यस सर। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम ही रख दिया एक्स रेज। उन्होंने डिड नॉट नो द नेचर ऑफ रेडिएशन, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज एक्स रेज। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले जानना है कि एक्स रेज की डिस्कवरी हो गई थी। बताइए यहां तक सब लोगों ने अच्छे से लिख लिया, मैं दोबारा समझा देता हूं। उन्होंने कहा रॉन्टजेन ने यह देखा कि जब किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज ट्यूब में मेटल शीट से स्ट्राइक किया, तो उन्होंने देखा कि भाई कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो रॉन्टजेन इस बात को नहीं जानता था। अच्छा एक बात बताइए, रॉन्टजेन ये तभी तो एक्सपेरिमेंट किया कि जब उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। तो हर साइंटिस्ट का अपना अपना एक पार्टिकुलर रोल है। हम किसी साइंटिस्ट को गलत नहीं कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि भाई इतनी थ्योरी है तो फिर क्यों लिखी रहती है बुक में। भाई इसलिए लिखी रहती है, सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है।
इसलिए याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद रोटजेन ने जब इलेक्ट्रॉन को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल शीट के साथ स्ट्राइक किया तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो फ्लोरेसेंस कॉज कर रही हैं। तो उसने उसका उनको नाम याद ही नहीं आ रहा था, क्या नाम रखें क्या नाम रखें, तो उन्होंने इसका नाम एक्सरेज रख दिया। उम्मीद है कि सारे लोगों को समझ में आया होगा। बताइए, मिटा दूं इसको, इरेज कर दूं? यस सर। हर्षित आवाज साफ साफ, युवराज, कुंद्रा, यश रिस्पांस देते रहिएगा प्लीज। चलिए थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट का थर्ड पॉइंट लिखिए। अब गौर से सुनिए, कोई पूछे आपसे कि एक्स रेस कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो देखिए, अच्छा एक बात सारे लोग जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टिकल पे चार्ज है कि नहीं। तो याद रखिए कि एक्स रेज, गौर से सुनिए, एक्स रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड। बताइए आगे का लाइन, आप बताइए क्या लिखें? नॉट डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह वाह, वेरी गुड। नॉट डिफ्लेक्टेड, हाँ, नॉट डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे ये पता चला कि ये न्यूट्रल है, चार्ज पार्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए याद रखना है इट इज एक्स रेज आर न्यूट्रल। ठीक, अब ये 3 पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा रहा हूं, सारे लोग बताइए सबको क्लियर है? हाँ, कोई खास बात नहीं है। मंडे की क्लास नहीं छोड़ेंगे सारे लोग, मंडे वेंसडे ये सब क्लास नहीं छोड़ना है। फोर्थ पॉइंट आइए। अब क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम था, लिखना शुरू कीजिए, हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी, स्पेलिंग देख लेंगे, हेनरी बैक्यूरेल। observed that certain element emits radiation। आगे का लाइन ऑन इट्स ओन, जैसे आप 9-10 में यूरेनियम 235 238 पढ़ा होगा, समझा? ऑन इट्स ओन। This phenomenon is called radioactivity। इसके बारे में पूरा फिजिक्स में एक चैप्टर है, केमिस्ट्री में नहीं है, रेडियो एक्टिविटी। एंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, रेडिएशन के ऊपर आप लिख लीजिएगा, रेडिएशन के ऊपर अगर जगह खाली नहीं है तो कोई बात नहीं है, अल्फा बीटा गामा, याद रखिए 3 रेज, समझा? दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, पहला एक साइंटिस्ट, पियरी क्यूरी, नाम याद भी ना रहे लेकिन ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको समझ में आए, रदरफोर्ड एंड सूडी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, रदरफोर्ड को अल्फा पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुका था, बोलिए यस या नो? रदरफोर्ड को अल्फा पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुका था और उन्होंने अल्फा ही पर पीएचडी किया था। बोलिए बोलिए सारे लोग,
यस या नो? आप लोगों ने लिख लिया? एमन, जाकिर, यश, जूबिया, जूबिया कुछ तो बोलिए आप। लिख लिया सर। थैंक यू वेरी मच। अब एक लास्ट लाइन बस लिख लीजिए इसमें, बस एक लास्ट लाइन के रदरफोर्ड फाउंड सर ये दैट। 6th हुआ। हाँ बोलिए बोलिए, कोई डाउट है? सर ये 6th वाला हुआ। अच्छा 6 होगा, सॉरी फॉर दैट। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। रदरफोर्ड फाउंड दैट, उन्होंने अल्फा पर ही ज्यादा रिसर्च किया था। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ मोर एनर्जेटिक पार्टिकल, मोर एनर्जेटिक पार्टिकल सबसे ज्यादा है ये। और आगे का लाइन हैविंग +2 यूनिट चार्ज। अब बाद में कभी भी केमिस्ट्री में कोई पूछे हीलियम पार्टिकल, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो ये है फॉर्मूला, +2 यूनिट चार्ज एंड 4 यूनिट मास। 4 यूनिट मास, ये याद रखिएगा। कोई भी पूछे अल्फा कौन सा पार्टिकल है, जल्दी बोलिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बोलिए सारे लोग। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज की नेगेटिवली? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। इसलिए मैंने लिख दिया कि आगे क्लियर रहे सारा मामला। हाँ जल्द, हाँ ऐसे भी दिखाते हैं। एक मिनट, हाँ कहीं कहीं पर He42 भी लिखते हैं, ये लिखना है, लेकिन याद रखना है कि हमें एटॉमिक नंबर से मतलब एटॉमिक प्रोटॉन तो वही रहेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, तो याद रखिएगा। देखने में ये न्यूट्रल है, इसको भी अल्फा पार्टिकल कहते हैं, लेकिन याद रखना, ये मत कहना कि भाई ये न्यूट्रल है, इसलिए मैंने उस पर भी लिख दिया है। फॉर्मूला तो यही रहेगा भाई, प्रोटॉन तो 2 ही रहेगा, मास नंबर 4 ही रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज 2 रहेगा। ये याद रखना है सबको कि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, समझा? दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आई कैन रिपीट अगेन, अल्फा बीटा गामा रेस कौन प्रोड्यूस करता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो आपने लखमीर सिंह मंजीत कौर में 9th में पढ़ा होगा, यूरेनियम 235। और बहुत सारे अभी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप पढ़ेंगे, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं रेडियो एक्टिव हैं। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है साइंटिस्ट, वो अल्फा बीटा गामा रेस प्रोड्यूस करता है। अल्फा पॉजिटिवली होता है, फिजिक्स में पढ़िएगा, बीटा नेगेटिवली होता है, गामा चार्जलेस होता है। चलिए वो बाद में जरूरत पड़ेगी तो आपको पढ़ाया जाएगा। क्या यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको समझ में आया कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले क्या क्या चीज पर रिसर्च हुआ? ये सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? थैंक यू। अब तो एक बस एक छोटा सा लिख लीजिए जो आप जानते भी हैं, फिर भी चूंकि सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है। उसके बाद वाला टॉपिक सब फिर इंटायरली डिफरेंट आएगा, ये आप 9th में पढ़ा होगा। अब आइए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सारे लोग जानते हैं, ठीक है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, समझा? गिवन बाय रदरफोर्ड। अब आइए, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था सबको मालूम है। उन्होंने क्या क्या किया था, गौर से सुनिए। मैं पहले आपको बना के समझाता हूँ, ये इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सबको आपको समझ में आता है। उन्होंने क्या किया था, ये एक लेड, एक मिनट, लेड चैम्बर लिया था। लेड चैम्बर क्यों लिया था वो सब मैं लिखूंगा, घबराइएगा नहीं। लेड चैम्बर, और ये जो है, पहले डायग्राम बना लीजिए जल्दी से।
उन्होंने क्या किया था, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब सारे लोग मुझे बताइए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों लिया? बिकॉज सोर्स ऑफ अल्फा रेज। अब बताइए, अब समझ में आया? मैंने अब कॉज बता दिया कि माइंड में कोई पूछे अल्फा रेज कैसे आया क्या आया तो आपको बता दिया गया। अब देखिए ये पूरा चैम्बर क्लोज है, ये मत समझिएगा ये ओपन है, ये मैंने जानबूझ के दिखाया है। ये पूरा लेड चैम्बर क्लोज्ड है। क्यों है? क्योंकि अगर क्लोज नहीं करेगा तो जो आदमी एक्सपेरिमेंट करेगा उसी को अफेक्ट करेगा। और याद रखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर अल्फा बीटा गामा रेज आएगी तो कोई आदमी बच ही नहीं पाएगा, तो उसको कोई समझा अफेक्ट ना हो, इसीलिए लेड चैम्बर लिया गया, अदरवाइज ये अफेक्ट करेगा, इसलिए लेड चैम्बर को लिया गया। अब गौर से सुनिए, लेड चैम्बर से क्या होगा? रेज आएंगी। गौर से सुनिएगा, रेज आएंगी, अल्फा रेज आ रहा है ये। अब देखिए अल्फा रेज को पास करने के लिए उन्होंने क्या किया? सेलिट लिया। मतलब ये जो गामा रेज है ना, ये उधर उधर भाग ना पाए, स्कैटर्ड ना हो पाए, सिंपल इसी के जरिए पास हो। मैं दोबारा कलर चेंज कर रहा हूं, गौर से सुनिए। जैसे विंडो से गांव देहात में देखते हैं ना, विंडोज में कोई होल होती है तो सिर्फ पार्टिकुलर रेज आती हैं, उसके स्कैटर्ड को रोकने के लिए उन्होंने सलिट का इस्तेमाल किया। समझ में बात आ रही है ना सबको? और उन्होंने यहाँ पर क्या लिया था? गोल्ड फॉइल। क्यों लिया था गोल्ड फॉइल वो हम बताएंगे भी, पहले यहाँ पर कुछ लिखा देते हैं। बिकॉज इट इज वेरी मैलिएबल मेटल, और मैलिएबल इसीलिए थिन शीट कैन बी इजिली फॉर्म्ड। जो मैलिएबल होगा उसी से फॉर्म होगा। बाकी गोल्ड फाइल के बारे में आगे और नॉलेज आएगी। तो यही स्ट्राइक किया, पूरी रेज आई। अब उन्होंने यहां पर क्या किया? वही ZNS की स्क्रीन ली। किसकी? ZNS। तभी तो पता चलेगा कि फ्लोरेसेंस है। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भाई मोस्टली रेज सीधे पास, कुछ रेज ज्यादातर रेज सीधे पास हुई, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेज, गौर से देखिएगा मैं रेड निशान लगा रहा हूं, आई और उसी पाथ में रिट्रेस हो गई। 3 बातें हुई। मोस्टली रेज सीधे स्ट्रेट लाइन, कुछ रेज क्या हो गई? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ रेज लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई और उसी पाथ में रिट्रेस हो। ऐसा क्यों हुआ वो हम बताएंगे। उनको लगा था, देखिए मैं बता देता हूं, रदरफोर्ड को ये लगा था कि सबको एक ही तरह की बिहेवियर शो करनी चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि 3 बिहेवियर देखा कि मोस्टली रेज अनडिफ्लेक्टेड, some rays deflected through a small angle and some rays deflected by 180 degree। आपने मारा दीवार पर और उसी सेम पाथ में आपके पास दोबारा आ गया। फिजिक्स में इसको 180 डिग्री कहते हैं, गया और आ गया। इस पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी होता है, मैं भी कराऊंगा आपको, चूंकि जी मेंस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले बताइए ये अरेंजमेंट सबको समझ में आया कि नहीं? भले थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया हो, लेकिन ये अरेंजमेंट सबको समझ में आया? यस सर। हाँ लिख लीजिए, बना लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। इन सब पर थोड़ा जल्दी जल्दी ध्यान देना है कि असल टॉपिक पर आपको रिसर्च किया जा सके। डन। खसपाल आपने लिख लिया? हाँ चलिए, ओके ओके। अब देखिए उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, तो जल्दी जल्दी लिखिए। ये सब में सब आप पढ़ चुके हैं। हाँ, मैं छोड़ के पढ़ाता तो फिर आप कहते हैं सर छोड़ दिया, इसलिए मैं नंबर 1
मोस्ट ऑफ द, उनको ने ये देखा ऑब्जर्वेशन में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, अब इसका मतलब सब भी सीखेंगे, पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। पहली बात तो ये अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या मिला? सेकंड ऑब्जर्वेशन मिला कि a small fraction of alpha rays, deflected by a small angle। जानते हैं इस पर क्वेश्चन बनता है कि 30 डिग्री पर कितनी रेज जाएंगी, 45 पर कितनी जाएंगी, वो हम बताएंगे ये ऑब्जर्वेशन पर। एनसीईआरटी की खास बात यही है, वो फार्मूला नहीं लिखता, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको अब 9th 10th की तरह नहीं पढ़ना, ये 9th 10th में पढ़ा, अब समझ के पढ़ना है कि देखिए कोई कहे अच्छा आप लोग बताइए, तो आप एक बात बताइए, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, बताइए किस एंगल पर ज्यादा रेस पास होंगे? जल्दी टेक्स्ट मैसेज कीजिए। अब तक हाँ, वेरी गुड। हाँ, बताइए सारे लोग भाई, आप लोग का आंसर ये। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स में, तो बहुत हैं इस तरह के क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी कंपटीशन लेवल में पूछता है, स्कूल में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ। सर क्वेश्चन क्या था? जोर से बोलिए। हर्षित क्या पूछ रहे थे? सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा अभी? अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा था, आवाज नहीं आ रही है क्या? 30 डिग्री, 45 डिग्री और मैंने 60 डिग्री लिया था हर्षित, ठीक है? ये 3 एंगल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा बताओ अल्फा रे ज्यादा किससे पास करेंगे, किस एंगल पर? बोलिए बोलिए हर्षित आप। 30। हाँ, और यहाँ पर लिख भी लीजिए ब्रैकेट में लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर लिख भी लीजिए आप कि आपको अच्छे से समझ में आए, लेस देन 90 डिग्री। तो वही मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई आप इसी पर ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रहे कि एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस पर क्वेश्चन बना सकता है, बोर्ड स्कूल लेवल में बना सकता है अगर अच्छा टीचर होगा तो। समझा कि नहीं? अब आइए और देखिए स्मॉल फ्रैक्शन, और तीसरा लिखिएगा अ फ्यू नहीं लिखिएगा, एक a very few alpha rays were deflected by large angle, और वो याद रखिएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है? पहले ये तो ऑब्जर्वेशन आप समझ गए, तो उन्होंने जो देखा कि मोस्टली पास हो गई, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, बहुत ही कम लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? जूबिया आ रहा आपको समझ में? जूबिया, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मानसविन। सर युवराज। अच्छा युवराज, बोलिए युवराज। हाँ सर सेकंड पार्ट में लार्ज फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं,
अच्छा मैं बताता हूँ, फिर से समझाता हूँ। ज्यादातर रेज युवराज क्या हुआ, बोलिए। सर ज्यादातर रेज, सर एक मिनट, मुझे इतना समझ आया कि अगर एंगल छोटा हो तो अल्फा रेज ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। नहीं 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 नहीं, ये आपको, ये आप देख एक्सपेरिमेंट देखिए ना, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब देखा तो 99% रेज अनडिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट लाइन, 0 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? यस सर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्यों हुआ वो अब आएगा रीजन, अब आएगा, अब रीजन के साथ समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, ये तो उनको जो पाया, ऑब्जर्वेशन किया कि जब अल्फा रेज को स्ट्राइक कराया गोल्ड फॉइल के साथ, तो मोस्ट ऑफ द, जबकि उनको था कि नहीं सबका बिहेवियर एक ही होना चाहिए था, लेकिन उन्हें 3 इंफॉर्मेशन उससे मिला उनको। मोस्टली अल्फा रेज स्ट्रेट लाइन, उससे क्या पता चलेगा, वही तो आप पढ़िएगा कि एटम का मोस्टली स्पेस वैकेंट है, समझा कि नहीं? वो तो हम अभी आगे पढ़ाएंगे। सर, आगे सर। अब उसमें से अब 99 में समझिए कि अब 1% बचा। अब 1% में मान लीजिए 1% में, या ऐसे समझिए 10 रेज बचा। अब 10 रेज में मान लीजिए 7 रेज जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया। अब जो बाकी जो बचा, बहुत ही वेरी फ्यू, एक तो 1% में भी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया, और उससे भी कम लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट किया। ठीक है युवराज? यस युवराज, सर। हाँ चलिए अब आइए, अब उन्होंने कंक्लूजन क्या किया ये अब आपको समझना है, समझा कि नहीं? कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन में उन्होंने यही देखा, देखिए पहला क्या था कि मोस्टली अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड, क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टेड जो है, डिफ्लेक्टेड बहुत ही, यानी स्ट्रेट लाइन में हुआ, अनडिफ्लेक्टेड हो गया। तो उसी से पता चला, लिखिएगा आप अच्छे से, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, यहीं से थॉमसन गलत हो गया था, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। समझ में बात आई? यानी वैकेंट, खाली है। ओके, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही हुआ। अब आइए गौर से सुनिए, ये पहला लाइन लिख लिया। अब आइए दूसरा, दूसरे लिखने से पहले बताइए, अब सारे लोग बताइएगा, सारे लोग अल्फा रेस बताइए एक दफा और, पॉजिटिवली चार्ज है, किसी को डाउट तो नहीं है? पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये गया तो देखा ये कि भाई ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब रिपल्शन हो रहा है। गौर से सुनिए, जा रहा है और डिफ्लेक्ट हो रहा है। पहली बात क्या हुआ, मोस्टली पास हो गई, तो मतलब भाई कुछ भी नहीं है, खाली है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जरूर एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं। मेरी बात गौर से सुनिए, उसमें जो लिखा हुआ है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बाय, इसमें उससे समझ आया कि भाई एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, और वो स्मॉल एरिया पर कंसंट्रेटेड है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। रदरफोर्ड की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। सर इसको, हाँ एक मिनट एक दफा बोल लेते हैं, फिर आप पूछिएगा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो जो दूसरा लाइन था ना, स्मॉल फ्रैक्शन वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्शंस का मतलब ये आया और उसको भगा दिया। कौन भगाएगा? जहां रिपल्शन होगा। तो अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब एटम में जरूर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन थॉमसन ने जो कहा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो नहीं है। बताइए, अब किसी को डाउट पूछना है इसमें, बताइए तो जल्दी से। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने अभी कहा कि एक्सरेज न्यूट्रल होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हाँ डिफ्लेक्ट नहीं होती। एक्स रेज, ये अल्फा रेज की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, मैंने एक्सरेज पढ़ हाँ लिया था नहीं, अल्फा है ना, देख लीजिए। अल्फा देखिए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, रदरफोर्ड का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोलिए? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके,
बोलिए जिन्होंने पूछा था। ओके सर, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम गौरव। गौरव साहू, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। आप बहुत अच्छे आदमी, ऐसे पूछा कीजिए आप। थैंक यू। क्लियर हो गया ना? अरे कहाँ भाग गया भाई? यस सर। हाँ, क्लियर है ना? यस सर, यस सर। चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखिए, ये लिख लीजिए, फिर हम लोग मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे कंक्लूजन का। उससे दूसरे पॉइंट से यह साबित हुआ कि एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी एटम के अंदर जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, एंड इसी में लिख लीजिएगा, एंड विच इज concentrated in a small region, उसी को कहा गया कॉल्ड न्यूक्लियस। अब आइए थर्ड, पहले लिख लीजिए यहां तक, फिर थर्ड वाला समझाएंगे आपको। पहले यहां तक लिख लीजिए सारे लोग। बताइए, लिख लिया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सबको? चलिए अब आइए थर्ड वाला सारे लोग सुनिएगा। अब उन्होंने कहा, गौर से सुनिए, कि मान लीजिए ये एटम है और पॉजिटिवली सारा, इसलिए तो कहा गया कि एटम का जो मास है, यानी यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, यानी एक स्मॉल एरिया पर कंसंट्रेटेड है। अब कहा गया जैसे आया और उसी पाथ में भेज दिया। इससे क्या साबित हुआ कि न्यूक्लियस इज द डेंस ऑब्जेक्ट, ऑल मास ऑफ, यानी एटम का जो मास है वो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। थॉमसन ने क्या कहा था? वो फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये सॉलिड ही नहीं, एक वर्ड आता है डेंस रीजन। जैसे आप दीवार पर बॉल मारते हैं, बॉल उसी 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या समझ में आया कि न्यूक्लियस तो है, लेकिन ऑल मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट इन ए स्मॉल एरिया विच इज डेंस। इसलिए कहा जाता है कि एटम का मास न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? बोलिए। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? तो लिख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज present as dense, positive charge present as dense mass at the center of an atom। बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? तो ये 3 कंक्लूजन उन्होंने दिया। अब आइए इस पर उन्होंने, बोलिए बोलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया, यस या नो? मैं सबका मैसेज देख लेता हूं, किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? चलिए अब हम लोग लिखते हैं, अब गौर से सुने, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आएगा। चलिए अब लिखें, स्टार पॉइंट डाल लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ, गौर से सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑब्जर्वेशन, एक लाइन छोड़कर स्टार पॉइंट डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन जी, अब आ रही सबको आवाज? आवाज आ रही है? हर्षित, मानस बिन शाह, आवाज आ रही है अब? आ गई, चलिए। हाँ, तो मैं वही, आप लिखिए रदरफोर्ड, हाँ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। तो उन्होंने जो पहला लाइन बोला, अब जब भी एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कि द पॉजिटिव, सारे लोग लिखना शुरू करें अब, द पॉजिटिव चार्ज एंड मास of the atom was densely concentrated in extremely small region called nucleus। बाद में आया था कि प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, उस वक्त तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बस उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे हम लोग को तो मालूम है पहले ही से, भाई हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा भाई उसमें प्रोटॉन है। सेकंड, लिख लिया यहां तक सारे लोग? बताइए।
The nucleus is surrounded by electron. उन्होंने कहा न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन that move around the nucleus with very high speed. ठीक है, उसी को उन्होंने क्या कहा था, सर्कुलर पाथ. इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. बताइए, मानसविन शाह, गौरव, हर्षित, यश, जूबिया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए. यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, सबको आ गया? लिख लिया? युवराज कुछ पूछना है? युवराज सर एक क्वेश्चन था हाँ, बोलिए 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 बोलिए. सर जी, रदरफोर्ड था सर, उसने ये तो कंक्लूड कर लिया कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बीच में है ना वो. सर उसने ये कैसे कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व हो रहे हैं? हाँ, तो लिखा तो है मैंने, यहाँ लिखिए, तो लिखा हुआ है मूव अराउंड द न्यूक्लियस. देखिए देखिए सेकंड पॉइंट देखिए. नहीं सर, उसने ये कंक्लूड कैसे किया मतलब? तो आगे के लाइन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, रेस्ट पर नहीं रहेगा. मूव करने का मतलब ही है कि भाई कोई ना कोई जरूर फोर्स है कि नहीं. इसलिए तो गलत साबित हुआ कि बाद में आया कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करेगा तो गिर जाना चाहिए. समझा? उन्होंने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो उसके चारों तरफ मूव करेगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रदरफोर्ड को मालूम हो चुका था कि एटम के अंदर, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है. तो प्रोटॉन का तो डिसाइड हो गया कि वो न्यूक्लियस पर है, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा. तो उन्होंने इसीलिए डिसाइड किया कि सर्कुलर पाथ उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा. बोलिए, आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर. हाँ हाँ, ओके. अब आइए, वही थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. मैं इसलिए आपको अभी जस्ट इसके नीचे कंक्लूजन लिखाऊंगा. जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे पता चला कि उन्होंने उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. एक अभी जस्ट अभी लिखवाऊंगा अभी. द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक. मैंने क्या कहा था, इसमें फिजिक्स की बात बहुत ज्यादा है. आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए फिजिक्स में है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो चार्ज, वो मैं बोर मॉडल में समझाऊंगा. दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स होता है, इसका दूसरा नाम होता है कूलम्बिक फोर्स. आवाज क्लियर आ रही ना आप लोगों को कि तेज है? यस सर. चलिए, हाँ. तो मैंने इसलिए कहा कि फिजिक्स में जो पहला पार्ट है केमिस्ट्री में, इसके लिए फिजिक्स की बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए. तो इसलिए घबराइएगा नहीं. द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन है, ठीक है, ये लिख लीजिए. अब मैं जो हर्षित आपने क्वेश्चन पूछा था ना अभी जस्ट, यस सर. हाँ, आपका वो वाला आंसर तो मैंने अभी मैं और दूसरे तरीके से दे रहा हूं. चलिए, एक तो वो था. दूसरी बात देखिए, इसी के बेसिस पर जो कि डिसाइड हुआ. चलिए, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक. तो जब भी आपको आए कि रदरफोर्ड का मॉडल लिखें तो यही आप 3-4 पॉइंट बताना है एग्जाम में. अगर स्कूल लेवल में पूछा जाए कि भाई रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा, बताइए. यहां तक क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ूं? अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रहा हूं. लिख लिया? जल्दी बोलिए.
चलिए अच्छी बात है। अब आइए गौर से सुनिएगा। अब लिखिएगा रिजल्ट्स ऑफ, अब ये कॉम्पिटिशन सबके लिए या कोई डाउट है तो उसके लिए रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। पहला रिजल्ट, पहला उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि एटम जो है, देखिए एटम के दो पार्ट हैं। देखिएगा हर्षित इस लाइन को, पहला पॉइंट को गौर से सुनिए। रदरफोर्ड के बाद ही डिसाइड हुआ, गौर से सुनिए, एटम के दो पार्ट हैं कि न्यूक्लियस जिसमें क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस पार्ट। अब बताइए हर्षित, न्यूक्लियस में कौन रहता है, बोलिए, रिपीट कीजिए, ये समझ में आएगा। सर एक बार वापस हर्षित, पूछना सर, आपकी आवाज नहीं आई, एक सेकंड हाँ, वापस पूछना मैं। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर। हाँ, न्यूक्लियस में क्या रहता है बताइए फिर से, प्रोटॉन प्रोटॉन और है। न्यूट्रॉन। हाँ, हाँ एक न्यूट्रॉन। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या लिखवाया मैंने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। हाँ तो वही बताया, वेयर इन विच, बताइए क्या यहाँ पर कौन होगा, बोलो अब, बोलो बोलो हर्षित, इन विच इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब समझ में आया, revolve around electrons revolve around the nucleus। एक रिजल्ट ये मिला, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, ये बाद में डिसाइड। चलिए आगे बढ़ें, ये पहला रिजल्ट लिख लिया आपने, बोलिए बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा रिजल्ट लिखो सारे लोग, गौर से सुनना। अब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से मापा, रेडियस ऑफ एटम उन्होंने कहा, गौर से सुनिएगा, 10 टू द पावर माइनस, अभी लिखिएगा नहीं, 15 मीटर, और रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, गौर से सुनिएगा, उनको उन्होंने 10 टू द पावर 15 मीटर, अभी लिखना नहीं है, गौर से सुनिएगा प्लीज। अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ एटम, प्लीज देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब सारे लोग लिख के बताइए, एटम को मैंने क्या लिखाया है, एटम के बारे में आ गया था ना, स्फेरिकल है, प्लीज स्टूडेंट रिप्लाई, एटम स्फीयर है, ये थॉमसन से मालूम हो गया था, बोलिए। 4/3 पाई, यस, हाँ, 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब। देखिए रिजल्ट में ये आएगा, तो जब, अच्छा ये एक मिनट, हाँ ये याद रखिएगा कि ये जो है न्यूक्लियस है, हाँ, इसलिए मैं कहता हूं पहले मत लिखिएगा, क्योंकि मैं पैड पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूं, थोड़ी सी गलती शुरू में होगी। अब देखिए न्यूक्लियस भी स्फीयर होगा, अगर कोई सर्कुलर है तो सर्कुलर का हर पार्ट, जैसे आप केक लाते हैं तो केक को काटिएगा तो वो भी स्क्वायर ही फॉर्म में रहेगा, जैसे भी केक को काटिएगा तो स्क्वायर ही कटेगा, आपको समझा कि नहीं। इसलिए याद रखना है आपको कि एटम जब स्फीयर है तो न्यूक्लियस भी स्फीयर होगा, तो याद रखिए 4/3 पाई 10 टू द पावर 15 का होल क्यूब, ये कैंसिल, तो आपके पास आया 10 टू द पावर 15। इससे मैं क्या साबित कर रहा हूं, गौर से सुनिए, वॉल्यूम ऑफ एटम बहुत बड़ा है, बहुत, 10 टू द पावर 15 टाइम्स
इससे क्या साबित हुआ, अनुकूल दे देगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये रिलेशन। इसलिए टॉपिक सब अच्छे से पढ़िए। रदरफोर्ड का रिजल्ट, ये अल्लाह बोलिए ना। हर्षित, युवराज, मानस बिन शाह, मानस जोशी, खसपेल, एमन जाकिर। यस सर। अरे वाह, वेरी गुड। यश आ रहा है आपको? यस सर। वेरी गुड। अब आइए, लिख लिया आप लोगों ने? एक दफा बता दीजिए। युवराज आपको अच्छे से आ रहा है? युवराज, युवराज ये रिजल्ट अच्छे से आया? गौरव साहू आप बताइए, ये रिजल्ट्स आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? हाँ वेरी। जूबिया आपको आया? हाँ, और आएगा भयंकर जोश। वेरी गुड। अब आइए, अब देखो मैं तीसरा रिजल्ट जो लिखा रहा हूं, प्लीज सारे लोग अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा प्लीज, क्योंकि आपका बैच में नीट और जी भी पढ़ना है आपको। गौर से सुनिएगा। देखिए एनसीईआरटी ने ये तो लिख दिया है कि भाई कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो मैं लिख रहा हूं गौर से सुनिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। नंबर ऑफ अल्फा रेज जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। अब सारे लोग बताइए एक एक क्वेश्चन, ये रिलेशन सही लिखा कि गलत लिखा? जल्दी बोलो, ये रिलेशन सही है या गलत ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन? सर सही है। वेरी सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जो बोल सके बोल दीजिए, जो लिखना चाहे लिख दे। अब देखिए, ये केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला नहीं है, तो बस अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मत पूछेगा, बस ये कंसेप्ट समझिए कि भाई एंगल के इन्वर्सली पूछना है। अब बोलिए, कुछ पूछना है क्या किसी को? अब देखिए, अब हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, मैं रिजल्ट लिखा हूं। n1 थीटा, गौर से सुनना, डिवाइडेड बाय n2 थीटा इज इक्वल टू साइन पे पावर, साइन थीटा पढ़ा है आप लोगों ने? पहले बताइए तो। यस सर। साइन कॉस जानते हैं आप लोग कुछ? हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ, साइन 4, साइन पे पावर 4 वो फॉर्मूले है, बस आपको ये समझना है इनवर्सली। अब इनवर्सली है तो थीटा 2/2 होगा, डिवाइड n2 है तो ऊपर इनवर्सली, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन पे पावर 4 थीटा 1/थीटा। यानी जो मैं क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या करेगा? देखिए पूछेगा 45 डिग्री पर 10 रेस पास की, तो 30 डिग्री पर कितनी रेस पास करेंगी? तो एक 3 चीज नोन है, एक अननोन, निकल जाएगा कि नहीं? यस या नो? क्वेश्चन क्या पूछेगा? 45 डिग्री पर 10 रेस पास की, 30 डिग्री पर कितनी होगी? आप निकाल पाएंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर, निकाल लेंगे। हाँ, जैसे साइन 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर थीटा/2 जाएगा तो साइन 30 आ जाएगा, सॉरी साइन 30 आ जाएगा। बोलिए, तो ये आप फिजिक्स में पढ़िएगा, ये ऐसा नहीं है कि आपके सही है सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर कुछ नहीं। हाँ बोलिए 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 बोलिए। कुछ नहीं सर। नहीं नहीं, अल्लाह मन में मत रखिए ना, पूछिए, जो कुछ भी पूछिए कि सर आप अच्छे हैं। आप नहीं बोलना है तो यही बोल दीजिए, सर आप अच्छे हैं। बोलिए बोलिए। सर आप अच्छे हैं। सच में डाउट तो नहीं है ना? नो सर, सर मेरे बगल में छोटा बच्चा है, वही लगा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था, ये रिलेशन आपके सिलेबस में है, केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में आप जरूर पढ़िएगा 12th में। ये बोर्ड लेवल के फिजिक्स का कंसेप्ट है।
ये जानबूझ के बता दिया, अगर आप ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये लाइन तो सबको समझ में जो मैंने पिक किया है, उसी के बेसिस पर ये कैसे आया। फॉर्मूला तो आप फिजिक्स में सर आपको 12th में आपको बताएंगे, लेकिन इस एनसीईआरटी के रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन से ये मालूम हुआ। चलिए लिख लिया एम सर Papai.